विद्यार्थी कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पे क्लास 10th का जो अभी भी हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे मैं आंसर के साथ और उसके की फैक्ट के साथ में समझाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन केवल अर्धवार्षिक एग्जाम के पर्पज से नहीं, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भी। ठीक, इसके पहले सवाल जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा हो? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक तथा सीधा हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है ये काल्पनिक होते हैं और सीधा होते हैं और समान आकार के। ठीक है। और इनके जो उल्टा अगर होता भी कुछ है तो बाएं और दाएं, बाएं वाला दाएं की तरफ और दाएं वाला बाएं की तरफ, और ये जो प्रतिबिंब बनता है समान दूरी पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली सभी जो भी किरण होती है वो अवतल दर्पण में परावर्तन होने के बाद परिवर्तित होकर के फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो ये नियम जो है, परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण नियमित परावर्तन में समान होते हैं। किसमें समान होते हैं? नियमित परावर्तन में समान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें अगर जो बात करें हम कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत है, तो ये ऋणात्मक होती है। क्योंकि ये जो फोकस की तरफ इसके प्रतिबिंब बनते हैं, और इसका जो अगर दर्पण के सूत्र की बात करें तो ये होता है अवतल दर्पण में फोकस दर्पण के सामने बनता है और सामने वाले दूरी को जब मापा जाता है तो ये ऋणात्मक में होता है। ठीक है, इसे ऋणात्मक लिया जाता है। अगला सवाल देखते हैं, पांचवा। सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो सौर कुकर में अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो आपतन किरण जो होती है, जो अवतल दर्पण में सूर्य की जो किरणें होती है वो सभी परावर्तित होकर के, सभी को परावर्तित करके एक फोकस पे एक फोकस पे एकत्रित करती है, और वहीं पे अगर कोई भी बर्तन रखा हुआ हो तो उस किरण से गर्मी से बर्तन गर्म हो जाता है और गर्म होने से खाना तैयार हो जाता है। तो सौर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा होती है कैसा? तो उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा ये होती है आभासी और सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे है, जब वस्तु अनंत पे, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा ये कहाँ बनेगा? तो जब वस्तु अनंत पे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस। ठीक है। और इसमें जो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और लघु बनेगा, तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। वक्रता त्रिज्या बराबर होती है, तो अगर जो हम बात करें वक्रता त्रिज्या की, ये जो फॉर्मूला होता है आर बराबर टू एफ का, आर बराबर टू एफ होता है। ठीक है। तो ये है वक्रता त्रिज्या जो बराबर होती है टू इंटू फोकस। ठीक है। आर जहाँ पे त्रिज्या है और एफ फोकस। अगला सवाल देखते हैं। जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, ज्यादा घनत्व होता है कांच में, कांच में घनत्व ज्यादा होता है और वायु में घनत्व कम होता है। तो इसके कारण गति जो है जब वायु से जो आता है और गति जो है कांच में जाने के बाद धीमी हो जाती है, और धीमी होने के कारण यहाँ पे ये अभिलंब की तरफ होता है। कहाँ होता है? अभिलंब की। अगला सवाल देखते हैं। दर्पण सूत्र, ये सिंपल है। दर्पण सूत्र जो है वन बाई एफ बराबर वन बाई वी प्लस वन बाई यू, जहाँ पे एफ क्या है? फोकल लेंथ, यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और वी प्रतिबिंब की। ठीक है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो प्रकाश का जो वेग है ये सबसे ज्यादा निर्वात में होता है।
सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। अगर इसी की बात करें, क्योंकि निर्वात में इसलिए ज्यादा होता है कि इसमें कोई माध्यम नहीं होता है, और अन्य माध्यम में प्रकाश का जो वेग का जो गति होता है वो धीमा करने वाले बहुत सारे कण होते हैं, और यहाँ निर्वात में कोई माध्यम ही नहीं है, तो कोई कण है ही नहीं जो प्रकाश की गति को धीमा करे। तो सबसे ज्यादा जो होता है निर्वात में होता है। अगर इससे बात करें सबसे ज्यादा निर्वात में, तो इसके बाद किसमें होगा? इसके बाद होता है वायु। तो 2 नंबर पे जो आएगा वो वायु आएगा। उसके बाद होता है जल में, और फिर कांच में। तो 1 नंबर पे निर्वात, 2 नंबर पे वायु, 3 नंबर पे जल, और 4 नंबर पे कांच। ठीक है? अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है? अपवर्तनांक जो होता है दोस्त, ये अपवर्तनांक होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि ये अनुपात में नापा जाता है। ठीक है? ये अनुपात में होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई होती ही नहीं। प्रकाश का अपवर्तन किस नियम का पालन करता है? प्रकाश का अपवर्तन जो है ये स्नेल का नियम का पालन करता है। और आप लोग को पता होगा कि स्नेल का जो नियम होता है, n1 sin थीटा 1 बराबर n2 sin थीटा 2, जहाँ पे थीटा जो है, थीटा 1 थीटा 2 क्या है? आपतन कोण और अपवर्तन कोण है। ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण है। ठीक है? और n1 n2 जो है एक माध्यमों का अपवर्तनांक है। ठीक है? तो n1 sin थीटा 1 बराबर n2 sin थीटा 2 होता है। तो ये है स्नेल का नियम। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि मतलब दूर की चीजें साफ साफ देखना, नजदीक की चीजें धुंधली देखना। तो दूरदृष्टि मतलब इसमें जो हम दर्पण का जो प्रयोग करते हैं, जो लेंस का, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि जिनकी होती है, यानी कि दूर की चीजें साफ साफ दिख रही हो और नजदीक की चीजें धुंधली दिख रही हो, तो ये होता है दूरदृष्टि दोष, और इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेत्र द्वारा पास और दूर की वस्तुओं पे फोकस करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो नेत्र द्वारा पास की वस्तु और दूर की वस्तु को जो फोकस करता है, इसे बोलते हैं समायोजन की शक्ति। इसे बोलते हैं समायोजन की शक्ति। ठीक है? जिसमें नेत्र द्वारा अगर पास हो तो लेंस मोटा होता है, और अगर दूर है तो लेंस पतला होता है। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो सामान्य नेत्र की जो स्पष्ट दूरी जो है, स्पष्ट देखने के लिए जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसको याद कर लीजिए आप। ठीक है? 17 नंबर। आकाश के नीले रंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी घटना उत्तरदायी है? आकाश के नीले रंग, आकाश का नीला रंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रकीर्णन। प्रकीर्णन की वजह से ही आकाश का रंग नीला होता है, क्योंकि नीले रंग का जो तरंगदैर्घ्य है ये बहुत कम, और प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम प्रकीर्णन करता है? अब देखिए, अभी हम बताए थे जिसका प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, ज्यादा प्रकीर्णन करेगा। तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है लाल का, इसलिए कम प्रकीर्णन करेगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा लाल। तारों का टिमटिमाना किस कारण होता है? ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्योंकि इसमें जो है कि तारों में आने वाली जो किरणें वगैरह जो होते हैं ना, ये वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले, बहुत सारे घनत्व वाले परतों से होकर गुजरती है। इसके कारण ये जो दिशा जो है वो बदलती रहती है। तो इसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और भी इसके अगर जो आसान की बात करें, तारे टिमटिमाने का जो कारण है, ये वायुमंडल का अशांति भी हो सकता है, वायु का गति पे भी डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा इसमें कोई ऑप्शन में है नहीं, इसलिए सबसे अच्छा क्या है? वायुमंडल का अपवर्तन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लेंस की शक्ति को व्यक्त किया जाता है। लेंस की शक्ति दोस्त डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है? अभी पिछले क्वेश्चन में हम देख ले उसका एसआई मात्रक क्या था विद्युत धारा का, और इसको मापी किस में जाती है? इसको मापी जाती है एमीटर। ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का एसआई मात्रक जो होता है ओम होता है। ठीक है?
इसका एसआई मात्रक ओम होता है। निम्नलिखित में किसका प्रतिरोध सबसे कम है? अब देखिए, प्रतिरोध सबसे कम किसका है? तो सबसे जो ज्यादा सुचालक होगा विद्युत का, उसका प्रतिरोध सबसे कम होगा। सिंपल सी बात। तो रेसिस्टेंस सबसे कम जो होगा वो तांबा। ठीक है, रबड़, नाइक्रोम, लोहा, उसके बाद तांबा। तो इसके प्रतिरोध सबसे कम हो, क्योंकि सबसे ज्यादा ये विद्युत का सुचालक होता है। तो सबसे ज्यादा की अगर जो कहें कि प्रतिरोध सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो रबड़ में। उसके बाद नाइक्रोम, उसके बाद लोहा, उसके बाद तांबा। तो सबसे कम प्रतिरोध तांबा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्यूज को जोड़ा जाता है। फ्यूज एक्चुअली विद्युत सर्किट में वहां पे लगाए जाते हैं जहां पे मेन वायर आ रहा हो, और मेन तार में फ्यूज ये बहुत कम गलनांक का होता है, जल्दी से गल के गिर जाता है और कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसको सबसे लगाने का, न्यूट्रल में लगाने से कोई फायदा नहीं। समांतर में लगाएंगे तो केवल वो वाला लाइन ब्रेक होगा, आपकी सर्किट चलती रहेगी। तो सबसे इसका स्थान है श्रेणी में। फ्यूज को श्रेणी में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युत शक्ति का सूत्र। तो विद्युत शक्ति का जो सूत्र है, विद्युत शक्ति की अगर हम बात करें तो इसके जो सूत्र है, कौन सही है? तो विद्युत शक्ति का जो सूत्र है ना, P बराबर वी आई, और P बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है। ठीक है, तो सही आंसर बी और सी है। इसमें V बटा आई विद्युत शक्ति का कोई सूत्र होता नहीं। इसमें अगर हम बात करें तो एक और सूत्र इसका होता है, वी स्क्वायर बटे आर। P बराबर वी स्क्वायर बटे आर भी एक होता है। P जहाँ पे क्या है, विद्युत शक्ति, और V है यहाँ पे विभवांतर, आई है धारा, और आर है प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वो वाट में होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट में होता है। मतलब इसका क्या है कि जब 1 जूल ऊर्जा 1 सेकंड में उपयोग की, ठीक है, मतलब 1 जूल ऊर्जा 1 सेकंड में उपयोग की जाए, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। ठीक है, अगले सवाल। विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई। विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई में होता है किलोवाट घंटा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा की व्यापारिक इकाई किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है? अब देखिए, अभी इसको सिंपली आप अगर तो चाहें तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। ठीक है, तो 1000 वाट को 1 किलोवाट। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसको आप निकाल सकते हैं कि 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं? तो 3600 सेकंड। 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं। और आपको पता होगा ऊर्जा बराबर क्या होता है? ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुने समय। तो शक्ति इसका अगर जो दिया हुआ है 1000 वाट, और समय कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड। तो ये दोनों को अगर गुना करेंगे तो ये हमारा सही आंसर आएगा 3.6 गुने 10 टू पावर 6। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। समानांतर समायोजन में कुल प्रतिरोध का सही से। समानांतर समायोजन मतलब इसकी बात कर रहा है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, अगले सवाल। निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जब भी कोई एक नया पदार्थ, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता। कागज का जलना, कागज जलने के बाद एक नया पदार्थ बनेगा। ठीक है, जैसे बर्फ का पिघलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन नहीं, ये सब भौतिक परिवर्तन। कांच का टूटना, ये सब भौतिक परिवर्तन, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। लेकिन कागज जलने के बाद राख बनेगा जो नए पदार्थ की गिनती में आ सकता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाए कागज का जलना। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लोहे का जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? लोहे का जंग लगना। तो लोहे का जंग लगना जो है, ये हो जाएगा ऑक्सीकरण। वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है, जिसमें उष्मा उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं? उष्मा क्षेपी। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उष्मा क्षेपी। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र। कैल्शियम ऑक्साइड। चूना पत्थर को, कैल्शियम ऑक्साइड को ही चूना पत्थर बोला जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ। कॉपर सल्फेट विलयन का रंग क्या होता है? कॉपर कॉपर सल्फेट जो है, इसका विलयन का जो रंग होता है ये नीला होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अभिक्रिया करता है, यानी
CaO प्लस H2O पानी से जब रिएक्शन करना है तो क्या बनाता है? ये बनाता है CaOH2। ठीक है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा हो। ठीक है, मतलब ऑक्सीकरण हो और उपचयन दोनों होता हो। तो इसका सबसे जो सही उदाहरण जो है H2 प्लस Cl2। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो है चूने के पानी को दूधिया बना देती है। तो आपको अगर पता होगा कि चूने का पानी जो है वो CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही चूने का पानी बोला जाता है। और इसको जो CO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, जो कि दूधिया कलर का हो। ठीक है, देखते हैं अगले सवाल। तांबा जब नम हो हवा के संपर्क में आता, तांबा, तो इसको क्या बोलते हैं? इसमें जो तांबा जब नम हवा के संपर्क में आता है तो हरा आवरण बन जाता है। आप तांबे के बर्तन वगैरह को देखे होंगे, तो इसमें जहाँ पे पिछका उसका सा पार्ट होगा तो वहां पे कुछ पानी वगैरह ये सब चीजें जम जाती है, तो तांबे में जंग लगना भी बोलते हैं, जो हरे हरे कलर का हो जाता है। तो तांबे में जंग लगना भी यही होता है, हरा आवरण। ठीक है, मतलब नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो नाइट्रिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है, आप लोग को सभी को पता होगा आसानी से, HNO3। सिंपल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। निम्नलिखित में से कौन क्षार है? अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा क्षार है, तो ये NaOH जो है ये क्षार है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप लोग को पता होगा, नींबू सभी लोगों ने देखा है और खाया भी होगा, प्रयोग भी किया होगा। तो नींबू का जो अम्ल पाया जाता है इसमें सैट्रिक अम्ल, सैट्रिक एसिड से। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक जिसे आप लोग जनरली यूज करते हो कोई भी लिटमस पेपर वगैरह पे, तो ये जो होता है सभी लोग सुना होगा लिटमस पेपर का नाम। ये ये मिलाने पे इसका रंग ऐसा हो जाता है, ये मिलाने पे इसका रंग ऐसा हो जाता है, तो ये होता है लिटमस। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अम्ल में लिटमस का रंग कौन सा होता है? अम्ल में अगर लिटमस अगर मिला दिया जाए अम्ल में तो उसका रंग लाल हो जाता है। अम्ल में मिलाने पे लाल हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं। एंटासिड में कौन सा क्षार उपयोग होता है? एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 यूज होता है। ठीक है, एक उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान, इसमें मतलब कि न तो क्षार ज्यादा हो ना मत जाना हो, तो ये होता है साफ। इसी पे नप मापते हैं कम और ज्यादा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है? अब देखिए, किसका उपयोग नहीं किया जाता है? थोड़ा सा तांबा, सोना, जिंक ये सब को मिलाकर के मिश्र धातु बना जा सकता है, इसमें कहीं ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं। ऑक्सीजन एक गैस है, तो ऑक्सीजन को मिलाकर के कोई मिश्र धातु बन ही नहीं सकती। ठीक है, घंटियां बनाने में कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? ये जो घंटी वगैरह होता है पूजा के मंदिर में या जानवरों के गले में या किसी रूप में घंटा वगैरह जो ये सब बनाए जाते हैं, तो इस सब में कौन सा धातु का उपयोग होता है? तो इसमें काफा का उपयोग होता है। इसकी आवाज जो है बहुत अच्छी होती है उसकी। जब धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करती है, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तब हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस गैस निकलेगी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती? कौन सी धातु जल से अभिक्रिया नहीं करती? सोना, सोना जल से अभिक्रिया नहीं करती। अगला सवाल देखते हैं। अधातुएं होती है कैसा? अधातुएं भंगुर होती हैं। ठीक है, तो ये सब जो तीनों है ये सब धातु के उदाहरण है कि धातु के ये सब गुण होते हैं, और भंगूर जो है ये अधातु के गुण हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन धातु सामान्य ताप पे तरल अवस्था में होता है? अब देखिए, सामान्य ताप पे तरल अवस्था में जो धातु होता है तो ये पारा। ठीक है, और ये पारा ही एक ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पे
तरल अवस्था में होता है। लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए दोस्त जिंक का उपयोग किया जाता है। तो लोहे को गैल्वेनाइज करने के लिए जिंक धातु का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे मुलायम धातु कौन सी है? सबसे मुलायम धातु, सबसे मुलायम जो एक धातु है जो है सोडियम। सबसे मुलायम धातु सोडियम। ठीक है, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन प्रक्रिया है? कौन सा जीवन प्रक्रिया है? वृद्धि जीवन प्रक्रिया का एक पार्ट है, प्रजनन जीवन प्रक्रिया का एक पार्ट है, श्वसन भी जीवन प्रक्रिया का एक पार्ट है। तो सभी, इनमें सभी जीवन प्रक्रिया है। ठीक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का भंजन, ग्लूकोज का भंजन क्या कहलाता है? ये कहलाता है अवायवीय श्वसन। क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन। कोशिका के किस भाग में श्वसन होता है? कोशिका के माइक्रोकेंट्रिया में श्वसन होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद, अब देखिए, अंतिम उत्पाद, एक का अंतिम उत्पाद जो है ग्लूकोज है। कौन सा अंग पीत रस का स्रवन करती है? पीत रस, पीत रस जो है हमारा लिवर में होता है, यकृत में होता है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। पाचन नली का कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है? जल को जो अवशोषित करता है पाचन नली में हमारा, ये बड़ी आंत, ये बड़ी आंत जल को अवशोषित करता है। वृक्क की मूल इकाई, वृक्क की मूल इकाई नेफ्रॉन होता है। वृक्क की मूल इकाई नेफ्रॉन होता है। तंत्रिका की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, तंत्रिका की बात करें किया जाएगा तो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पर जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जो होता है वो न्यूरॉन होता है। मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन और स्थिति के लिए उत्तरदायी है। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन वगैरह के लिए उत्तरदायी? वो है सेरिबेलम। सेरिबेलम हमारे संतुलन और को स्थिति ये सब के लिए उत्तरदायी। रिफ्लेक्स क्रिया को नियंत्रित करता है। रिफ्लेक्स क्रिया को मेरुरज्जु, मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। इसकी रिलैक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाई स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। किस हार्मोन को लड़ो या भागो हार्मोन कहा जाता है? देखिए जैसे लग रहा है कोई नारा है। किस हार्मोन को लड़ो और भागो कहा जाता है? इसे एड्रेनालिन, एड्रेनालिन को लड़ो और भागो कहा जाता है। किस अंत स्नाविक ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सूरजमुखी का सूर्य की ओर झुकना क्या कहलाता है? अब देखिए आप लोग सभी लोगों ने सूर्यमुखी का पौधा को देखा होगा, तो इसको सूर्य की ओर झुकना, तो सूर्य की ओर जो झुकना ये कहा जाता है प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में कौन जनन की अलैंगिक विधि? अब देखिए, अलैंगिक विधि और मुकुलन विधि अलैंगिक का पार्ट है। तो मुकुलन के अलावा भी अगर अलैंगिक की हम बात करें तो और कौन सी विधि है? विखंडन है, बीजाणु बनना है और पुनर्जन्म। तो अगर पुनर्जन्म में कौन होता है? पहले नेरिया, और बीजाणु बनना का मतलब उदाहरण दिया जाए तो कवक, और विखंडन का उदाहरण अमीबा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा हाइड्रा जन्म करता है? अभी देखिए जस्ट बताए बताए कि हाइड्रा का जो जन्म होता है किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा ही होता है। पिछला सवाल भी ऐसा ही था, उदाहरण को ऑप्शन के अनुसार से। बायोफाइलम के वनस्पतिक जनन में पौधे का कौन सा भाग प्रयोग होता है? तो इसका जो है पत्ता, लीफ। ब्रायोफाइलम के वनस्पतिक जनन में पत्ते का प्रयोग। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का नर प्रजनन अंग है? फूल का नर प्रजनन अंग, आप लोग कब सुने होंगे बायोलॉजी में या पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे इसको, कि जो फूल का जो नर प्रजनन अंग है ना वो होता है पुंकेसर। ठीक है, तो फूल का जो नर प्रजनन अंग है वो है पुंकेसर। ठीक है। मानव पुरुषों में विरसन का कार्य, विरसन का कार्य, ठीक है, मतलब टेस्टिस जो होते हैं ह्यूमन्स मेल्स में, ये इसका कार्य क्या होता है? तो ये जो विरसन का जो कार्य होता है, इसका कार्य होता है शुक्राणु बनाना। तो अगर आपसे पूछा ये शुक्राणु किसके तरह बनते हैं, तो विरसन के कार्य द्वारा बनते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ टेस्टिस। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? अब देखिए,
बात है मानव मादा में निषेचन। निषेचन जो होता है ये अंडवाही नली में होता है। अंडवाही नली में होता है। जनरली लोग अंडाशय इसका उदाहरण ऑप्शन मार देते हैं। ठीक है। अगला सवाल। एक मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, मानव कोशिका में याद कर लीजिए, इसको गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 46 होती है। कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या? 46 होती है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? आप लोग बहुत सारे ऐसा सुने होंगे कि बेटी हुआ, बेटा हुआ, या तो इसके लिए किसको दोष दिया जाए, या कौन इसके लिए उत्तरदायी? तो इसके लिए उत्तरदायी है पिता। तो अगर किसी को लड़की हुई या लड़का हुआ, ये डिपेंड करता है पिता पे। ठीक है। इसमें माता का कोई रोल नहीं होता है। तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण करने दायित्व है, उसके लिए उत्तरदायी जो होता है वो पिता होता है। गुणसूत्र किससे बनता है? गुणसूत्र बनता है दोस्तों डीएनए और प्रोटीन से। गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बनता है। निम्नलिखित में कौन सा भाग मानव का अवशेषी अंग, मानव का अवशेषी अंग जो है ये होता है अपेंडिक्स। ये मानव का अवशेषी अंग। ठीक है। अगले सवाल की तरफ। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो शुरू किया था चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल। मानव का विकास कहाँ हुआ? मानव का विकास कहाँ हुआ था? इस सभी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। मानव का विकास अफ्रीका में हुआ। ठीक है। तो ये हुए 80 ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए। और सभी लोग विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और वीडियो को बार बार देख, बार बार देखने से क्या होगा कि आपको रिवीजन प्रैक्टिस 1 से 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा ना, ये वहां पे क्वेश्चन अगर मिलते जुलते आएंगे या सेम क्वेश्चन भी आएंगे, तो आपको कुछ बातें, कुछ प्रश्न, कुछ देखा हुआ, कुछ सुना हुआ, ये सब आएंगे जिससे आप उसके सही आंसर को चुन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद। और पूरा वीडियो देखिए और सभी को दोस्तों में शेयर कीजिए। और इस चैनल से, विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है।